नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सेहत संवाद। एक ऐसा मंच जहां हम करते हैं सीधी बात आपकी सेहत की। हर दिन हम लाते हैं आपके लिए विशेषज्ञों की राय, सेहत से जुड़ी अहम जानकारियां और वो सलाह जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर गजाला सिद्दीकी जी, जो रायपुर के सुयश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आज हम इन्हीं से जानेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह के स्वप्रबंधन के बारे में और साथ ही हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं के बारे में कि कैसे आप अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं सिद्दीकी जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी इस एशियन न्यूज़ चैनल को जिन्होंने मुझे इस सेहत संवाद के लिए आमंत्रित किया। जी, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि डायबिटीज़ होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? आखिर किन वजहों से डायबिटीज़ होता है? हाँ, तो ये सबसे अच्छा सवाल पहला सवाल जो बहुत अच्छा रखा गया है। मैं कहना चाहूँगी कि डायबिटीज़ आज के ज़माने में जो भारतवर्ष जो कैपिटल हो गया है डायबिटीज़ के क्षेत्र में विश्व भर में, तो इसका सबसे मुख्य कारण है जागरूक ना रहना। जनता मनमानी, जनता डायबिटीज़ को लेकर के जनता का जागरूक ना रहना और हर चीज़ों को नज़रअंदाज करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी देखा गया है, जागरूक किस तरह से रहे जनता, थोड़ा वो भी क्लियर कर दीजिए। हाँ, जागरूक यानी कि समय समय पर अपने टेस्ट करवाना, शुगर की जांच करवाना, उम्र के हिसाब से डायबिटीज़ के मरीजों को समय के अंतराल पे हमें टेस्ट करने की आवश्यकता होती है। डायबिटीज़ के लक्षण यानी कि बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब का बार बार आना, वजन का घटना, चिड़चिड़ापन आना। तो उस वक्त आपको ब्लड टेस्ट सेंटर जाना है और शुगर की जांच करनी है और समय पे डॉक्टर से परामर्श लेना है। तो इन सब चीज़ों को हमें नज़र रखना है। अच्छा गजाला जी, एक चीज़ और भी है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में फ़र्क क्या होता है? टाइप 1 और डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं। वैसे और भी डायबिटीज़ के प्रकार होते हैं, पर मेनली टाइप 1 और टाइप 2 की हम बात करना चाहेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में देखा जाता है और यंग अडल्टहुड में देखा जाता है। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ अडल्ट यूजुअली 40 साल के उम्र से ज़्यादा लोगों में देखा जाता है, लेकिन कुछ डायबिटीज़ ऐसे भी हैं जिन बड़े लोगों में भी टाइप 1 डायबिटीज़ देखा जाता है, जिसको हम अडल्ट ऑनसेट टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 जो है वो ऑटो इम्यून उसकी कारण होती है। बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम खुद हमारे पैनक्रियाज जो ऑर्गन है, उसमें हमें हमारी जो बीटा सेल होती है जो इंसुलिन को पैदा करती है, उस इंसुलिन को नष्ट कर देती है, जिस कारण से इंसुलिन या तो हमारे शरीर में रहता नहीं है और रहता भी है तो ना के बराबर। तो ऐसे मरीजों को ज़िंदगी भर इंसुलिन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे मरीजों को हम टाइप 1 श्रेणी में रखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है, जो ज़्यादातर बड़े एज में देखी जाती है, यानी कि 40 साल के ज़्यादा उम्र में ज़्यादातर की, तो उन लोगों में इंसुलिन होती तो है, लेकिन किसी कारणवश जैसे मोटापा की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इंसुलिन होती तो है शरीर में, लेकिन उतनी पैदा नहीं हो पाती उतनी संख्या में कि वो अपना काम ठीक से कर पाए। या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, या तो उतनी पैदा नहीं हो पाती है इंसुलिन। वो टाइप 2 वाले मरीजों में देखा जाता है, जिनमें टैबलेट से भी बात बन जाती है, और अगर टैबलेट से बात नहीं बनी तो हमें इंसुलिन की भी आवश्यकता होती है बात के समय में। अच्छा, एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर डायबिटीज़ बहुत लोग कहते हैं जेनेटिक होता है या लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारी है, क्या है? मतलब जेनेटिक भी होता है या फिर लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारी है? वास्तव में क्या है? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेनली जो होती है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ में आती है। अभी के 2025 के समय में लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात किया जाए तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ और ओबेसिटी कि हमारी जो जीवन शैली में जो परिवर्तन इतना ख़राब जो आ चुका है। पहले की जीवन शैली में इतनी डायबिटीज़ नहीं होती थी, बट लेकिन आज जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा कि भारतवर्ष विश्व
विश्व में डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है। तो क्यों इतनी संख्या बढ़ गई है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, जीवन शैली इतनी खराब हमने इस तरीके से खराब कर लिया है, ऐसी परिवर्तन हुई है कि जिस वजह से लोग डायबिटीज़ हर घर में देखा जा रहा है। और ये जेनेटिक है। फैमिली में अगर माँ बाप को डायबिटीज़ होती है तो बहुत हद तक चांस होती है कि बच्चों में आए, जो कि टाइप 2 में देखा जाता है। और आपका एक सवाल था कि जीवन शैली, यस, लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं, खराब तरीके के जो लाइफस्टाइल लोगों ने अपनाया है, उस वजह से डायबिटीज परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी कहा जाता है यहाँ पर, देखिए जेनेटिक, लोग कहते हैं जेनेटिक है, और अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे परिवार में 2 बच्चे हैं तो किसी एक को अगर जैसे किसी के माता पिता को हो रहा है तो फिर उसमें से भी 2 बच्चों को ये ज़रूरी है कि होगा, दोनों में से किसी एक बच्चे को? हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि होगा ही। अगर जीवन शैली में हम परिवर्तन, अच्छी जीवन शैली को ना अपनाएं, अगर डाइट में कंट्रोल ना रखे, व्यायाम ना करे, अगर स्ट्रेसफुल लाइफ से मुक्त ना हो, अगर अपना व्यायाम ये सब चीज़ को अच्छी संतुलित आहार का सेवन ना करे, तो डेफिनेटली वैसे लोगों को बिल्कुल डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, अगर उनके माँ बाप या भाई बहन किसी को डायबिटीज़ है तो। लेकिन जीवन शैली अगर अच्छा अपनाएंगे तो बहुत हद तक नहीं भी होने की संभावना होती है। अच्छा, डायबिटीज़ की जो शुरुआती लक्षण हैं वो कौन से होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? हमें लगता है कि अगर हम इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं तो गलत है, और अगर वो लक्षण हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं या फिर हमें अपना चेकअप कराना चाहिए। देखिए, लक्षण में मैं बात करना चाहूँगी, जो हर एक पेशेंट जो ओपीडी में हमें यही बोलने आता है, जो हमने पढ़ा भी है, कि अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब में जलन का होना, वजन का अचानक से गिर जाना, मरीज के अंदर में दुर्बलता आना, थकान लगना, थकान महसूस होना, तो ये सब शुरुआती लक्षण होते हैं जो देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट को बहुत भूख लगना, लेकिन वजन का विपरीत अवस्था में पेशेंट का वजन का गिरना, तो ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हैं, संकेत हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, एक जो बड़ा सवाल रहता है लोगों के मन में भी है, आम जनता के मन में भी रहता है, जिसको डायबिटीज़ हो गया उसके मन में भी रहता है, क्या डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न मैं लेना चाहूँगी। डायबिटीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये एक बहुत अच्छा डिजीज़ है और ख़राब भी डिजीज़ है। मैं अपने हर मरीजों को यही बोलती हूँ कि डायबिटीज़ जो है वो उसका ध्यान रखना आपके हाथ में है। सिर्फ दवाई से बात नहीं बन सकती, आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना है, अच्छी चीज़ों को अपनाना है, डाइट करना है, एक्सरसाइज कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज 5 डेज अ वीक करना है, ब्रिस्क वॉक जिसको कहते हैं, व्यायाम करना है, तनाव से मुक्त रहना है, 8 से 10 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी है, और दवाई अकेला कुछ नहीं कर सकता, दवाई के साथ आपको ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप डायबिटीज़ से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। और हाँ, दवा की जहाँ तक बात करें कि आज अगर मैं मरीज को 4 दवा में रखी हूँ, तो अगर अपने जीवन शैली में वो परिवर्तन लाता है मरीज आने वाले दिनों में, तो डेफिनेटली वो 4 दवाई 3 में आ जाती है, 2 में आ जाती है, और हो सकता है वो 1 में भी आ जाए। और लेकिन जीवन शैली में बदलाव वो निरंतर कायम रखना है। नहीं तो वो जो आप टैबलेट देती हैं, वो टैबलेट क्या हमेशा ही खाना पड़ेगा या फिर वो टैबलेट भी छूट जाएगी, जो एक टैबलेट आप कह रही हैं बच जाती है? नहीं, मेरे कई मरीज जो डायबिटिक पेशेंट होकर के आते हैं, 6 महीने 9 महीने के बाद वो नॉन डायबिटिक रेंज में भी चले जाते हैं। जो एक टेस्ट होती है जिससे हम ये निर्धारित करते हैं कि मरीज को डायबिटीज़ है या नहीं, और है तो वो दवा से काम हो जाएगी या इंसुलिन की आवश्यकता घर पे पड़ेगी। तो मेरे कई मरीज जो डायबिटिक थे और है, वो नॉन डायबिटिक भी फॉलोअप पीरियड में हो गए और उनका दवा हमने छुड़ा दिया। जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वो मरीज अच्छे से अपने शुगर को कंट्रोल कर रखे हैं। मतलब अगर लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज करें और थोड़ा दवा टाइम से ले तो ख़त्म किया जा सकता है एकदम। अच्छा, एक और भी सवाल है कि इंसुलिन और टैबलेट में क्या अंतर है और किसे क्या दिया जाता है? इंसुलिन और टैबलेट में अंतर बस आप जान के रखिए कि इंसुलिन लोग लेना नहीं चाहते। पहली बात कि जब भी हम खाना खाएंगे तो हमें इंसुलिन लेना पड़ेगा, तो ऐसी ज़िंदगी से अच्छा हमें ज़िंदगी चाहिए नहीं। कई लोगों में वो डर भी होती है, सुई का डर, उसको जिसे हम बोलते हैं नीडल फोबिया, कि नहीं मुझे सुई चुभेगा, इस तरीके का लोगों के अंदर वो धारणा बैठी हुई है, जो बहुत प्रैक्टिकल और स्वाभाविक बात है कि इंसुलिन लेना। टैबलेट देखिए, HbA1c एक टेस्ट होता है जिस आधार पर मैंने अभी जैसे कुछ
कुछ देर पहले बताया कि उस टेस्ट के आधार पे डॉक्टर निर्णय लेता है कि पेशेंट को दवा और इंसुलिन दोनों की आवश्यकता है या सिर्फ इंसुलिन लेना है या सिर्फ शुगर में दवाई में कंट्रोल हो जाएगी। तो इंसुलिन कुछ महीने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है कई मरीजों को, कुछ लोगों को जैसे मैंने बताया टाइप 1 को लाइफ टाइम इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। इंसुलिन आजकल मार्केट में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया टेक्नोलॉजी से बन करके तैयार उपलब्ध है, माने जिसमें आपको नीडल यानी कि सुई से जो चोट लगती है वो भी नहीं आपको पता चलेगा। वो पेन की तरह डिवाइस आजकल मार्केट में आ चुकी है जो जस्ट आपको लगेगा जैसे किसी ने चींटी काटा, हल्की चींटी काटा, बस। अब वो वायल और नीडल की भी समस्या चली गई, वो पेन डिवाइस में उपलब्ध होने लगा है। तो टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर चली गई है आज के ज़माने में, तो वो इंसुलिन का लेने का डर भी बहुत हद तक मरीजों में कम हो गया है। ठीक है। अच्छा, तो इंसुलिन जो अभी आपने बताया उसकी तब वो महंगी भी होती होगी फिर उस हिसाब से? महंगी नहीं, हर तरीके का इंसुलिन उपलब्ध है। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति, आपको और डायबिटीज़ के अलावा क्या क्या बीमारियां हैं। क्या आपको हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई सर्जरी हो चुकी है हार्ट की, या लीवर का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ों को हम देख करके हम निर्णय लेते हैं कि हमें इंसुलिन कौन सा देना है। हर इंसुलिन का थोड़ा अलग अलग खासियत होता है। कुछ इंसुलिन हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत बचाता है, कुछ इंसुलिन जो है शुगर के लेवल को देख करके हम डिसाइड करते हैं कि इंसुलिन कितनी बार देना है। क्या वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देनी है या रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग। उस हिसाब से मरीजों को इंसुलिन किसी को एक बार लेने में काम हो जाता है, किसी को 2 से 3 बार लेने की आवश्यकता पड़ती है, इस तरीके से। और अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैंने ये भी देखा है, कई लोगों को देखा है मैंने कि बचपन से वो इंसुलिन लेते आए हैं, उस दर्द को सहते आए हैं। मतलब कई लोग हैं उनको देखा है। तो ये जो बीमारी जो बचपन से ही पकड़ लेती है और शुगर की कि बहुत ज़्यादा शुगर होता है, इंसुलिन लगा कर ही सही किया जा सकता है, ऐसे लोगों के लिए क्या तरीका होता है कि ऐसे लोग कैसे मतलब इस झंझट से फिर दूर हो सके, बार बार इंसुलिन की ज़रूरत ना हो, टैबलेट से भी सही हो सके? देखिए, ये इंसुलिन जो आप जो सिनेरियो आप मुझे दे रहे हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों की श्रेणी में आता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको मैंने अभी बोला लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई इन लोगों के लिए अभी जैसे अभी आई नहीं है मार्केट में, बट ऐसी स्टडी चल रही है कि आने वाले दिनों में इंसुलिन का इनहेलेशन भी आ रहा है, इंसुलिन की टैबलेट भी अवेलेबल हो रही है, होने वाली है। अभी आई नहीं है बट ये स्टडी चल रही है। ठीक है, वो टैबलेट भी आ जाएगी और हम इनहेल भी कर सकते हैं। जैसे हम आजमा पेशेंट को इनहेलर देते हैं, उसी तरीके से इंसुलिन का इनहेलर भी आने वाले वक्त में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन जब तक अवेलेबल नहीं है, जब तक स्टडी का कोई अच्छा रिजल्ट निष्कर्ष सामने नहीं आता, हम इंसुलिन जो है वो 4 बार 5 बार करके ही वैसे मरीजों को इंसुलिन में रखेंगे। और मैंने अभी जैसे कहा कि इंसुलिन के बहुत बढ़िया बढ़िया पेन उपलब्ध है जिससे आपको चोट बिल्कुल भी नहीं लगती। वो जस्ट लगता है किसी ने एक हल्का सा पिंच किया, ना वायल का झंझट, ना बड़ी वाली सुई की साइज की झंझट। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि खाने पीने में क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस पर भी बड़ी चर्चा होती है। जिसको शुगर होता है लेकिन वो मानता नहीं है, तो ऐसे में खाने पीने में क्या ऐसी विशेष सावधानी रखनी चाहिए? जहाँ तक आहार की बात है, खाने पीने की क्या डाइट ले, ये हर मरीज का सवाल होता है। तो वैसे तो हम डायबिटिक मरीज को एज पर द बॉडी वेट, उनके वजन के अनुपात से हम एक डाइट प्लान चार्ट देते हैं कि आपको कितनी आवश्यकता है आपके वजन के हिसाब से, आपके कद के हिसाब से। तो वो एक चीज़ है कि हम लोग डाइट चार्ट हर डायबिटोलॉजिस्ट देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो संतुलित बने बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपके प्लेट में 3 भाग होने चाहिए, उसमें 50% होनी चाहिए फल और प्रोटीन होनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा जितनी अच्छी बढ़ा दो वो उतनी अच्छी है। और आप 50% के अलावा 25% ग्रेन्स होनी चाहिए, सीरियल्स वगैरह, दाल वगैरह, और 25% जो होनी चाहिए वो आपकी फल फ्रूट्स जितने भी है, जैसे कि सब्जियां में जैसे बोलिए कुकुम्बर हो गई, गाजर हो गई। फल में अगर बात करें तो पपाया, गुआवा, अमरूद, बेरी मतलब जामुन, इस तरीके का सेब एक ले ही सकते हैं, और एवोकाडो। ये सारी फ्रूट्स जो है वो संतुलित आहार है। तो प्लेट में 3 पोर्शन अपनी बनाएं, 50% प्रोटीन और 25% ग्रेन्स एंड 25% फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। अच्छा, एक HbA1c टेस्ट क्या होता है और कितनी बार कराना चाहिए? हाँ,
जैसे कि मैंने अभी चर्चा में बात में कहा, HbA1c मतलब हीमोग्लोबिन Hb से हीमोग्लोबिन A1c, मतलब कि आपका ये डिसाइड करता है, ये डिसाइडिंग टेस्ट होता है जिससे हम मरीज को बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप डायबिटीज़ हो या नहीं हो, जिसका परिमाण जो है वो 6.5 होता है। 6.5% या उससे ज़्यादा अगर है तो पेशेंट को फुल फ्लेजेड आप डायबिटिक कहोगे। अगर 6 और 6.5 के बीच आता है तो उसे हम प्री डायबिटिक श्रेणी में रखते हैं HbA1c इसी। और अगर ये HbA1c 9 के ऊपर जाता है तो पेशेंट को आइडियली इंसुलिन घर पे लेना उचित होता है। यही चीज़ हम हर 3 महीने में कराने की आवश्यकता होती है। दवा देने के बाद हम फॉलोअप में उसे 3 महीने में ये HbA1c टेस्ट कराने कहते हैं कि आपका HbA1c दवा में कैसे कंट्रोल हो रहा है वो हमें देखना है, तो हर 3 महीने में ये टेस्ट कराई जाती है। अच्छा, ये एक चीज़ और भी सामने आती है, बार बार तनाव को लेकर कहा जाता है कि तनाव डायबिटीज़ को कैसे बढ़ा सकता है। लोग कहते हैं भाई ज़्यादा तनाव ना लो डायबिटीज़ पेशेंट को, क्योंकि इससे डायबिटीज़ बढ़ती है, तो कैसे बढ़ा सकता है? हाँ, देखिए डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में एक डायबिटोलॉजिस्ट जब ट्रीट करता है मरीज को तो सिर्फ दवाई पूरा चीज़ पूर्ति नहीं कर सकता अकेले। दवाई के साथ मैं बार बार यही बोल रही हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है डाइट, एक्सरसाइज और आपका स्ट्रेसफुल रहना और पर्याप्त नींद लेना। तो बस स्ट्रेस क्या करता है, कैसे डायबिटीज़ को बढ़ाता है, जो आपने सवाल अभी किया। स्ट्रेस से एक हार्मोन रिलीज होती है हमारे शरीर में जिसका नाम कॉर्टिसोल होता है। ठीक है, ये एक इमरजेंसी स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है जो शुगर वाले मरीज में और शुगर को बढ़ा देता है। समझ ठीक है, तो स्ट्रेस एक तो हार्मोन के इस लेवल को बढ़ाता है, उससे डायबिटीज बढ़ती है। और स्ट्रेस से क्या होता है कि हम लोग जीवन शैली में पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, ज़्यादा खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो ये लैक ऑफ एक्सरसाइज भी हो जाती है क्योंकि कुछ तरीके का चिंता हमारे दिमाग में है या डिप्रेशन है किसी चीज़ का, या तो आर्थिक स्थिति खराब, जो भी वजह, या मानसिक तनाव में है, तो हम पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, या हम एक्सरसाइज नहीं ले रहे हैं, या हम ज़्यादा खाना खा ले रहे हैं, और एक तो हार्मोन लेवल मैंने अभी डिस्कस किया। ये सब के परिणाम स्वरूप डायबिटीज़ और बढ़ती है। अच्छा, हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाँ, हाई बीपी को साइलेंट किलर कहने का कारण ये है कि बीपी मरीज कई सालों तक कोई लक्षण नहीं दिखाते, अंदर ही अंदर हमारे ये बीपी जो है बड़े बड़े ऑर्गन को प्रभावित करती रहती है, लेकिन कोई लक्षण नहीं आते। खास करके अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन के कई स्टेजेस होते हैं। जैसे अर्ली स्टेज हाइपरटेंशन का ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1, 2, 3। तो अर्ली स्टेज वाले हाइपरटेंसिव मरीज कई सालों तक लक्षण से परे रहते हैं, लक्षण नहीं दिखता है, तो इसलिए ऐसे मरीज को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए, और जब ये लक्षण आती है तब तक हमारे शरीर के बड़े बड़े ऑर्गन जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये सब प्रभावित हो चुके होते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अच्छा, किन किन अंगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है बीपी? देखिए, सबसे पहले देखिए हार्ट को करेगा, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी। हार्ट में करेगा तो वो हार्ट अटैक किसी भी दिन आने का उसका संभावना रहता है। ब्रेन को करने से स्ट्रोक यानी कि लकवा का आना, लकवा मारना, और किडनी फेलियर, ये 3 बड़े बड़े ऑर्गन को अफेक्ट करता है हाइपरटेंशन। अच्छा, क्या हाई बीपी सिर्फ बुजुर्गों को होता है या युवाओं में भी देखने को मिल रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न मैं लेना चाहूँगी। ये हाइपरटेंशन जो है वृद्ध लोगों में, सब तरीके के आयु वर्ग के लोगों में देखा जाता है, बट आज के ज़माने में जो इतना तनाव रहित जीवन काल हम जी रहे हैं, जिसमें लाइफस्टाइल बहुत ख़राब लोगों की हो चुकी है, जंक फूड का सेवन लोग कर रहे हैं, लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है, लोग चलना नहीं चाहते, एसी में रहना, गाड़ी में चलना, तो जैसी जीवन शैली आज की हो गई है, तो युवाओं में बहुत ज़्यादा बीपी देखने को मिल रहा है हमें। और युवाओं के बीपी जो है वो बहुत खतरनाक रूप ले रही है। सडन हार्ट फेलियर, सडन स्ट्रोक, यंग लड़के को 30 साल 35 साल में हमें लकवा के मरीज को देखने को मिल रहा है। ब्रेन हैमरेज ज़्यादातर युवाओं में देखने को मिलता है, और कारण जब हम पता लगाते हैं तो हमें ये मिलता है कि बीपी बहुत बढ़ी हुई थी, उसने दवा 1 महीना खाया, फिर छोड़ दिया, और लास्ट में वो आईसीयू में भर्ती है ब्रेन हैमरेज लेके, किडनी फेलियर लेकर के, हार्ट अटैक लेके। तो ये युवाओं में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम जब आप लोग जब ये न्यूज़ सुनते हैं तो उसका सबसे मुख्य कारण हाइपरटेंशन होता है। अच्छा, ज़्यादा नमक बीपी को कैसे बढ़ाता है? हाँ, ज़्यादा नमक जो गाइडलाइन यही बोलती है कि हमें 3 से 4 ग्राम
सोडियम इंटेक करना चाहिए, सॉल्ट मतलब लेना चाहिए हर दिन में 24 आवर। अगर हम ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं तो इससे हमारे ब्लड की जो वॉल्यूम, रक्त का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जब वो वॉल्यूम बढ़ जाता है तो रक्त की धमनियों में यानी कि ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ जाती है तो उससे फलस्वरूप बीपी हमें बीपी के रूप में देखने को मिलता है। और एक चीज़ होती है, एक तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ के प्रेशर बढ़ जाती है, ऊपर से ये सोडियम नमक जब ज़्यादा लेते हैं वाटर का वॉल्यूम तो वो बढ़ाता ही है, और किडनी भी जो है वो हमारा प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस एक चीज़ होती है जो सोडियम को निकालने वाला जो काम करती है, वो चीज़ हैम्पर हो जाती है। बीपी अगर रक्त की धमनियों में बढ़ जाती है तो वो धमनियों में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, तो ये सब चीज़ हैम्पर होती है। फिर और एक चीज़ होती है कि गट माइक्रोबायोम, गट में यानी कि हमारी अतड़ियों में, आंत में जो अच्छी बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस, तो वो बहुत अच्छी संख्या में रहनी चाहिए जो हम हर नॉर्मल आदमी के अंदर है। तो वो अधिक नमक की मात्रा होने से वो भी ऑल्टर्ड हो जाती है, जिस वजह से बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम भी कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, फलस्वरूप हमारी बीपी के रूप में वो हमें देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गजाला सिद्दीकी जी, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दिया। ये ज़रूरी चीज़ें जो है गजाला सिद्दीकी जी ने बताया, डॉक्टर हैं ये, उन्होंने बताया कि डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या फल खाए जाए, और उन्होंने ये भी बताया कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, उसकी भी आपको इन्होंने जानकारी दी। अगर शुरुआत हो रही है तो फिर जाइए, तुरंत आप इसकी जांच कराएं, डॉक्टर के पास जाओ, बीच बीच में जांच कराते रहें। ज़्यादा बीपी है तो आपको क्या करना चाहिए, और हाई बीपी में और बात की जाए तो हाई बीपी में क्या क्या हो सकता है, ये भी इन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है डॉक्टर गजाला सिद्दीकी ने दी है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।